हम लोग कल पढ़ रहे थे, एंजाइम के बारे में पढ़ रहे थे। तो एंजाइम का डेफिनेशंस वगैरह पढ़े, कुछ एग्जांपल लेकर एक्सप्लेनेशन किए। आज उसी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और अभी हम लोग पढ़ेंगे नाउ स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस। ठीक है, कैटालाइसिस। ठीक है, आज हम लोग इसको पढ़ेंगे और जो भी पढ़ेंगे इसमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है सब, कोई नया चीज़ नहीं है। जो चीज़ कैटलिस्ट के पास होता है वही एंजाइम के पास भी होता है। तो सबसे पहला चीज़ पढ़ेंगे हाई एफिशिएंसी। हाई एफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, कम से कम अमाउंट में ज़्यादा से ज़्यादा काम करना, है ना। एक मॉलिक्यूल अगर हम कैटलिस्ट कर लेते हैं तो ये कम से कम जो है 1 मिलियन रिएक्टेंट को जो है कन्वर्ट कर देगा प्रोडक्ट में 1 मिनट में। ठीक है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हाईली एफिशिएंट। जनरली क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ कैटलिस्ट एंजाइम, है ना, एंजाइम ट्रांसफॉर्म फ्रॉम 1 मिलियन। ठीक है, 1 मिलियन मतलब क्या हो गया, 10⁶। 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट। 1 मिलियन मॉलिक्यूल्स रिएक्टेंट को जो है वो अकेले कन्वर्ट कर देगा, अकेले ही उसको आगे बढ़ा देगा रिएक्शन में। सिर्फ एक मॉलिक्यूल रहेगा एंजाइम का और वो 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफॉर्म कर देगा। ठीक है, ऑफ द रिएक्टेंट पर मिनट, 1 मिनट में। ठीक है ना। तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल होगा एंजाइम का, ओनली 1 मॉलिक्यूल ऑफ एंजाइम विल ट्रांसफॉर्म 10⁶ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट पर मिनट इनटू इट्स प्रोडक्ट। वेरी सिंपल, only 1 molecule of enzyme is capable of converting the 1 million of molecules of reactant per minute into its product। सिर्फ एक मॉलिक्यूल एंजाइम का 1 मिलियन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में कर देता है। तो ये हुआ एफिशिएंसी, इसीलिए इसको बोलते हैं हाई एफिशिएंसी। इसलिए एंजाइम का एफिशिएंसी कितना होता है, हाई है, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, समझ सकते हो, इसी को बोलते हैं एफिशिएंसी। और रेट ऑफ स्पीड जो बढ़ा लेता है, ये हुआ हाई एफिशिएंसी। दूसरा हो गया एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी। एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी, एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटी। ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में हमको ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही कम रेट ऑफ रिएक्शन को कहाँ से कहाँ कर देगा। ठीक है ना, मतलब क्या हो गया, 1 मिलियन को सिर्फ 1 मिलियन, ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ जो है 1 मिलियन 1 मिलियन मीन्स 1/10⁶, दैट इज 10⁻⁻⁶। इसी को बोलते हैं 1 मिलियन ऑफ कैटलिस्ट कैन इंक्रीज the rate of reaction
of reaction by the factor of 10 to the power 3 to 10 to the power 8. ठीक है, 10 टू द पावर 8. अब यहाँ पर क्या है, 1 मिलियन मीन्स ओनली 10 टू द पावर -6 मिलियन जो है 1 टू पावर -6 मिलियन कैटलिस्ट का जरूरत है. बस इतना सा कैटलिस्ट अगर हम ले लें 10 टू द पावर -6 मिलियन ऑफ कैटलिस्ट ले लें. 1 मिलियन मतलब 10 टू द पावर -6 कैटलिस्ट. इतना अगर कैटलिस्ट ले लेते हैं, ठीक है ना, इतना पार्टिकल 1 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ कैटलिस्ट, अगर 10 टू द पावर -6 मॉलिक्यूल अगर किसी कैटलिस्ट का ले लें तो किसी भी रिएक्शन के रेट को 10 टू द पावर 3 से 10 टू द पावर 8 फैक्टर से बढ़ा देगा. मतलब इतना टाइम्स बढ़ा देगा. हाउ मेनी टाइम्स? 10 टू द पावर 3 टू 10 टू द पावर 8 टाइम्स चेंज कर देगा उसके रेट ऑफ रिएक्शन. इट विल ब्रिंग आउट द चेंज इन द रेट ऑफ रिएक्शन बाय 10 टू द पावर 3 टू 10 टू द पावर 8 by just using simply 1 millionth molecules of catalyst. That means just by using 10 to the power -6 molecules of catalyst, you can bring about the change in the rate of reaction by 10 to the power 3 to 10 to the power 8. So these are the two most important factors which we have studied. High efficiency and extremely small quantity is required. ठीक है. नेक्स्ट चीज देखो, तीसरा क्या है? स्पेसिफिसिटी. स्पेसिफिसिटी इसका बहुत सारा एग्जांपल हम लोग पढ़ चुके हैं. स्पेसिफिसिटी मतलब एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट उसी रिएक्शन को फैसिलिटेट कराएगा, है ना. बहुत सारा एग्जांपल इसका हम पढ़ चुके हैं कि कैसे स्पेसिफिसिटी है और ये पर्टिकुलर रिएक्शन को डायरेक्ट करता है कि यही बनना है. स्पेसिफिसिटी का मतलब यही होता है कि ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिएक्शन में ही काम करता है, दूसरे में काम नहीं करेगा. एकदम स्पेसिफिक है. क्या है? एकदम स्पेसिफिक है ये. ठीक है. तो ये जो हो गया स्पेसिफिसिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है. तो स्पेसिफिसिटी हो गया हम लोगों का. अब हम लोग देखेंगे, आगे पढ़ेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर. ठीक है. ऑप्टिमम टेम्परेचर. ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब हुआ कि कोई भी कैटलिस्ट जो है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही काम करता है. अगर उससे टेम्परेचर बढ़ा दें तो ये इनएक्टिव हो जाएगा, उससे टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दें तो भी इनएक्टिव हो जाएगा. जैसे हमारे बॉडी के अंदर जितना भी एंजाइम्स है वो अराउंड 37.2 डिग्री सेल्सियस पर काम करता है. अगर हमारा बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है या घट जाता है तो ये एंजाइम्स जितना भी हमारे बॉडी के अंदर है वो इनएक्टिव हो जाता है, जिसके कारण हम लोगों की तबीयत खराब होने लगती है, वीकनेस आ जाता है. इसलिए हमारे बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा रेगुलेट करके 37.2 डिग्री सेल्सियस के आसपास रखना पड़ता है ताकि हमारा बॉडी के अंदर जो भी है एंजाइम्स वो परफेक्टली वर्क करे. नहीं तो हमारा डेथ होना निश्चित हो जाएगा थोड़े दिन में, क्योंकि इफ एंजाइम्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली then will not have the proper digestion, will not have a proper functions of other organs, and in this way ultimately will be dying. So that's why this is called optimum temperature. मतलब ऑप्टिमम का मतलब हुआ कि जितना टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट है उतना ही चाहिए, ना तो उससे कम ना ही उससे ज़्यादा. कम भी हो गया even then it will become active. If the temperature is more than the required amount, then even then it will become inactive. So that is why we need to have a optimum temperature for enzyme catalysis. ठीक है. उसके बाद जो है ऑप्टिमम टेम्परेचर. ठीक है. ऑप्टिमम टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर भी उतना ही होना. ऑप्टिमम टेम्परेचर फिर से लिख दिया. ऑप्टिमम पीएच.
ठीक है, ऑप्टिमम पीएच। जिस रिएक्शन का इन्वायरमेंट जो भी हो, एक पर्टिकुलर पीएच होता है जिसमें एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट एक्ट करता है। अगर पीएच में चेंज होगा, पीएच की पढ़ाई बहुत पहले हो चुकी है, तुम लोग समझते हो पीएच क्या है ना। पीएच रेंज 0 to 14 होता है। ये डिसाइड करता है एसिडिक मीडियम, बेसिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम और रेंज ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। इट ऑल एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दिस पीएच. So if a particular pH is required for a catalyst, for a enzyme to act properly, it needs to have a optimum pH. Just like if some catalyst require a pH of 7, then you should provide them exactly the pH of 7. If it is 6.9 or if it is 7.1, then this catalyst, this enzyme catalyst would not act properly. Okay, so we need to have a optimum pH. What is optimum? That means the exactly required pH. Exactly required pH. Requisite exact required pH. वो pH जब तक नहीं रहेगा जो pH की ज़रूरत है, उससे अगर pH इंक्रीज कर गया, डिक्रीज कर गया, इन बोथ द केसेस इट विल बिकम इनएक्टिव और ये काम नहीं करेगा. सो इट इज़ वन मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजाइम कैटालाइसिस. ठीक है. उसके बाद है रेगुलेटेड एक्टिविटी. रेगुलेटेड एक्टिविटी, ठीक है ना. इसका है कि इसके एक्टिविटी को हम रेगुलेट कर सकते हैं. इसके एक्टिविटी को हम रेगुलेट कर सकते हैं अगर कोएंजाइम्स, जैसे हम लोग पहले पढ़ा चुके हैं, प्रोमोटर और पॉइजन, ये सब का यूज करके इसके एक्टिविटी को हम रेगुलेट कर सकते हैं. हमारा बॉडी भी इसके एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं. बाहर से हम लोग एंजाइम वगैरह सप्लाई करके जो हमारे बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है उसके एक्टिविटी को हम लोग थोड़ा बहुत रेगुलेट कर सकते हैं. जैसे आप बीमार पड़ गए हैं तो हमारा जो बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स है वो ठीक से काम नहीं करता है, तो उसमें हम बाहर से सप्लाई करते हैं कुछ केमिकल्स. वो एंजाइम भी हो सकता है, नॉन एंजाइम भी हो सकता है, और फिर उस कैटलिस्ट को, उस एंजाइम को हम लोग रेगुलेट करते हैं जिससे कि हमारा बॉडी प्रॉपर वे में बीमार रहते हुए भी फंक्शन, इवन इन दोज कंडीशन वेयर वी आर सफरिंग विद सर्टेन डिजीज, एट दैट मोमेंट our body is not functioning normally. Even that time also our body has to function properly. In that case we supply medicines, drugs to our body. It may be enzyme, non-enzyme, but it will regulate the activity of the enzyme which is available inside our body. So क्या होता है कि हम इसको रेगुलेट कर सकते हैं. ठीक है ना. ये एंजाइम का कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है ना. उसके बाद हम इसी से रिलेटेड दो और प्रॉपर्टी है. ठीक है. सो रेगुलेटेड एक्टिविटी हो गया. उसके बाद सातवां हम लिख सकते हैं कंट्रोल. एक ही बात है, कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स. ठीक है ना. सर्टेन टाइम उसके एक्टिविटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं. उसके बाद है इसका इंक्रीजिंग द एक्टिविटी. इंक्रीजिंग द एक्टिविटी in the presence of activators और coenzymes, है ना. जिस चीज को हम लोग कैटलिस्ट के केस में प्रमोटर बोलते थे ना, उसी को हम लोग यहाँ बोलते हैं एक्टिवेटर और कोएंजाइम्स, है ना. प्योर जब कैटलिस्ट की पढ़ाई हो रही थी तो उसमें हम लोग दो वर्ड पढ़ाए थे, प्रोमोटर एंड पॉइजन. तो प्रोमोटर क्या करता है, कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इंक्रीज करता है. एंजाइम के यहाँ पर डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, वही चीज़ है, उस टर्मिनोलॉजी यहाँ डिफरेंट यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ एंजाइम है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इसलिए नेम डिफरेंट दिया गया है.
तो अगर हम किसी एंजाइम के एक्टिविटी को इंक्रीज करना चाहते हैं तो जो हम एजेंट का यूज करेंगे उसको हम एक्टिवेटर बोलेंगे और को एंजाइम। तो हम एंजाइम के एक्टिविटी को हम इंक्रीज कर सकते हैं। उसको इंक्रीज करने के लिए है ना, वॉट एवर द एजेंट्स इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम्स, वॉट एवर एजेंट्स इज रिक्वायर्ड दैट इज नोन एज एक्टिवेटर और को एंजाइम्स। ठीक है, और इसके एक्टिविटी को हम लोग डिक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग दूसरा हम लोग यहाँ नौवां पॉइंट है इन्फ्लुएंस ऑफ इनहिबिटर। ठीक है, इनहिबिटर एंड पॉइजन। ठीक है ना, तो इनहिबिटर नाम से ही पता चल रहा है कि उसके एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, उसके एक्टिविटी को ये रिड्यूस कर देगा। सो एंजाइम जो हम लोग सप्लाई करेंगे अलग से किसी एंजाइम के एक्टिविटी को रिड्यूस करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं इनहिबिटर और पॉइजन। ठीक है, तो हम लोग इनहिबिटर और पॉइजन यूज करते हैं एंजाइम के एक्टिविटी को रिड्यूस करने। सो ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब एक्टिविटी है किसका, एंजाइम कैटालाइसिस का। एंजाइम कैटालाइसिस का ये सब प्रॉपर्टी है। अब हम लोग जो है पढ़ेंगे, नाउ विल बी स्टडीइंग द मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम catalysis, enzyme catalysis, enzymatic catalysis. So we will be studying that one. Okay. So now we'll start studying the mechanism of the enzyme catalyzed reaction. So what is the next thing? That is the mechanism. Mechanism of enzyme catalyzed reaction. How does this reaction facilitates? So enzyme catalyze a reaction. Enzymes catalyze a biochemical reaction in a stepwise. So what are those steps? We will study that. Okay. So very first step, what is that is in the mechanism. The step one. In step one, what happens? There is a binding of enzymes to the substrate. What is substrate? Substrate is nothing but it's a reactant. Clear? Binding of enzyme to substrate. This is the first step. First step is what? Binding of enzyme. Enzyme will be representing it by to the substrate. To the substrate. Substrate किसको बोलते हैं? रिएक्टेंट को. Okay, reactant is known as substrate. It is denoted by S. Substrate or reactant. So first, and to form enzyme substrate. Enzyme substrate complex. There will be a complex, it will be denoted by ES. So mathematically how will be representing? E plus S. E is what? It is an enzyme. S is what? It is a substrate. It will combine with one another and it will give you the complex, that is ES. Okay, and this step is fast. This step is fast and reversible. Okay, that means reaction will take place in both the direction, forward reaction, backward reaction, both are taking place at the same time simultaneously. So this is an equilibrium state. So this is the first step. Okay, this ES is nothing but it is an enzyme substrate complex. Okay, now we'll be moving towards the step 2. Second step is nothing but it's a dissociation. What it is? Dissociation of enzyme complex. Dissociation of enzyme complex. Just a minute. So now it is a dissociation of
सेकेंड स्टेप क्या हो गया? डिसोसिएशन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है? डिसोसिएशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स, टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो प्रोडक्ट के बनने के लिए जो है ये प्रोसेस चलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होगा? अब हमारे पास आ गया ES इज द सिंबल ऑफ सब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तब ये जो है कन्वर्ट हो जाएगा पहले EP हो गया एंजाइम प्रोडक्ट। ठीक है, ये हो गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये अनस्टेबल होता है, फिर ये आगे टूट जाएगा, एंजाइम अलग हो जाएगा और प्रोडक्ट भी अलग हो जाएगा। ये हो गया प्रोडक्ट, ये हो गया एंजाइम रीजेनरेटेड, एंजाइम जो है रीजेनरेट हो गया, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया। और ये स्टेप जो है ना ये स्लो है, तो स्लो है तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप है, इसलिए सेकंड स्टेप जो है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप हो गया। तो ये दो स्टेप है जिसमें कि मैकेनिज्म कैटालाइज रिएक्शन होता है। इन द फर्स्ट स्टेप देयर इज अ बाइंडिंग ऑफ एंजाइम टू द सबस्ट्रेट and thereby it forms a enzyme substrate complex. In the second step this enzyme substrate complex undergoes dissociation. So before dissociation enzyme substrate complex get converted into enzyme product complex. Enzyme substrate complex get converted into enzyme product complex, and then this enzyme product complex undergoes dissociation and enzyme is regenerated and you get a product. So this is the actual mechanism of the enzyme catalyzed reaction. Okay. अब जो है ये जो एंजाइम कैटालाइसिस इसमें हो रहा है, ठीक है, इसमें एक टर्मिनोलॉजी जरा हम लोग पढ़ लेंगे तो आगे एक्सप्लेनेशन में अच्छा रहेगा। एंजाइम हैज गॉट अ एक्टिव साइट्स और कैटालाइटिक, ठीक है, कैटालाइटिक साइट्स। ठीक है, ये कैटालाइटिक साइट्स क्या है? ये स्पेसिफिक रीजन है जहां पर कि एडजॉर्प्शन को अलाउ करता है। ठीक है ना, ठीक है, एक पर्टिकुलर साइट होता है जहां पर कि ये एडजॉर्प्शन को अलाउ करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट्स। ठीक है, एक उसका जो सरफेस होता है कैटलिस्ट का और एंजाइम का, उस सरफेस के ऊपर खास करके जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं एंजाइम का पूरा सरफेस जो है एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता है कैटालाइसिस में। ठीक है ना, देयर इज ए पर्टिकुलर साइट ओवर द सरफेस ऑफ द एंजाइम व्हिच पार्टिसिपेट्स इन कैटालाइसिस, दैट सरफेस इज नोन एज एक्टिव साइट्स, दैट सरफेस इज नोन एज स्पेस। कैटालाइटिक प्रॉपर्टी जो होता है पूरे सरफेस में नहीं होता है। देयर आर सर्टेन रीजन वेयर इन दैट गिवन surface area where it is actively involved in catalysis. Those particular sites are known as active sites or catalytic sites. ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्पेसिफिक रीजन को जहां पर कि कैटलिस्ट एक्टिविटी होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव साइट्स और कैटालाइटिक साइट्स। एक्चुअली क्या होता है कि एक्टिव साइट्स और कैटालाइटिक साइट्स क्या है? एक्चुअली फंक्शनल ग्रुप है। जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप होता है ना, मतलब जो होता है एंजाइम उसमें फंक्शनल ग्रुप जैसे कि NH2 होएगा,
COOH रहेगा जनरली, ठीक है, OH ग्रुप रहेगा, SH ग्रुप रहेगा, ठीक है, और भी रह सकता है। ये सब फंक्शनल ग्रुप जिस रीजन में रहेगा, दैट रीजन विल बी नोन एज कैटालाइटिक साइट्स और एक्टिव साइट्स। पूरे सरफेस पर तो ये नहीं रहेगा, there will be a region in the all over the surface of a particular enzyme where this functional group will exist. So the point or the surface or the region where these functional group exist over that catalyst or enzyme, that particular sites, that particular region are known as active sites or catalytic sites. So remember that. So particular certain kind of functional group which are already available with that enzyme, which participates in chemosorption, and there are region which participates in chemosorption. That particular region is known as active sites or catalytic sites. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड। अब जो है ना, तो अब क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि इसमें जो सबस्ट्रेट है और ये एक्टिव साइट्स है, ये तो स्पेसिफिक हो गया, वही जाएगा, क्या होगा स्पेसिफिकली जो है आपस में एक साथ जो है मिलेगा, ठीक है ना। रिएक्टेंट और एंजाइम एक दूसरे के साथ मिलेगा, एक दूसरे को आपस में इंटरेक्ट कराएगा, केमिसॉर्प्शन होगा, ठीक है ना। ये जो केमिसॉर्प्शन होगा एक्टिव साइट्स के ऊपर, इसको हम दो तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं, क्या लिखते हैं, स्पेसिफिसिटी, है ना, स्पेसिफिसिटी ऑफ फिटिंग, स्पेसिफिसिटी ऑफ फिटिंग टुगेदर। एक साथ फिट कैसे होगा, फिटिंग टुगेदर ऑफ स्ट्रक्चर of enzyme and reactant, ठीक है, and reactant structure, दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे से फिट करे, is explained by two model, है ना। दो तरह के मॉडल से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं स्पेसिफिसिटी, ठीक है ना। स्पेसिफिसिटी मतलब हो गया, पढ़ चुके हैं एंजाइम में, स्पेसिफिसिटी है उसके सरफेस पर सारा कुछ नहीं अटैच हो सकता है, एक पर्टिकुलर एंजाइम के ऊपर पर्टिकुलर रिएक्टेंट ही एडजॉर्ब कर सकता है। तो ये जो स्पेसिफिसिटी है कि कौन एडजॉर्ब करेगा नहीं एडजॉर्ब करेगा, ठीक है, वो डिपेंड करता है दोनों के स्ट्रक्चर के ऊपर, एंजाइम का स्ट्रक्चर और रिएक्टेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो दोनों का स्ट्रक्चर आपस में मैच करता है, दोनों फिट करता है एक दूसरे के साथ, तो ही एक वो उसके ऊपर एडजस्ट करेगा। अगर एक दूसरे के स्ट्रक्चर के साथ वो मैच नहीं कर पाएगा तो वो एडजॉर्प्शन होगा नहीं, ठीक, ना फिजिकल एडजॉर्प्शन होगा ना केमिसॉर्प्शन होगा। तो इसीलिए ये जरूरी है कि दोनों का स्ट्रक्चर एक दूसरे को फिट करे, स्वीकार करे, दे विल एक्सेप्ट। लेकिन कैसे एक्सेप्ट करेगा, जैसे ताला है तो उसमें चाबी सबका नहीं लगता है, जो चाबी फिट होता है वही लगता है। तो यही दो मॉडल है, एक हो गया लॉक एंड की मॉडल, ठीक है, लॉक एंड की मॉडल, ये पहला हुआ लॉक एंड की मॉडल, और दूसरा हो गया इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है कि जैसे ताला है तो उसमें एक फिटिंग मॉडल, लॉक एंड की मॉडल में क्या होता है कि एंजाइम जो है फिट होगा उस स्लॉट में। तो ताला में क्या होता है, एक स्लॉट बना हुआ रहता है, उस स्लॉट में जो है फिट कौन करता है, उसका की जो है फिट हो जाता है। जैसे ये ढक्कन है ना, ये खुला हुआ, तो ये इसी के ऊपर फिट करेगा। अब इससे बड़ा ले लेंगे, कुछ दूसरे शेप का ले लेंगे तो ये फिट नहीं होगा, है ना। तो ये फिट हो रहा है ना, जैसे ये एंजाइम है, मान लो ये एंजाइम है और ये रिएक्टेंट है, तो ये रिएक्टेंट गया और इसके ऊपर ये चिपक गया, ये फिट बैठ रहा है। तो ये लॉक एंड की मेथड हुआ, लॉक एंड की।
ये लॉक है और ये की है, फिट हो गया। उसी तरह लॉक एंड की देख रहे हो, सारे जितना भी लॉक होता है, ताला होता है, सबका चाबी अलग अलग होता है, सारा चाबी एक दूसरे में नहीं लगता है, ठीक है ना। तो ये जो चाबी है, ठीक है, ये जो चाबी है एक पर्टिकुलर लॉक में ही लगता है, ये जो की है वो पर्टिकुलर लॉक में ही फिट बैठता है, तो दोनों फिट होता है ना। अब जैसे ये है तो इसके शेप का जो कोई चीज़ रहेगा वही ना के बैठेगा। मान लो ऐसा लेके जाएंगे तो इस पर सेट नहीं करेगा, लेकिन ऐसा गोल वाला चीज़ लेके इसके शेप में जितना इसका कर्वेचर है उसी कर्वेचर वाला कोई गोला लाएंगे तो यहाँ सेट हो जाएगा। तो उसी तरह इसी को बोलते हैं फिटिंग मॉडल, है ना। तो पहले से ही रिएक्टेंट और ये एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे में फिट होने वाला हो लॉक एंड की मॉडल में, तब जो है रिएक्शन आगे बढ़ेगा। एक तो एक्सप्लेनेशन का तरीका ये हो गया, ठीक है, कि जो एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट का ही स्पेशल शेप होता है और उसी एक्टिव साइट पर होगा। तो ये तो एक हो गया कि पहले से ही जो रिएक्टेंट का शेप है और एंजाइम का शेप है दोनों फिट हो एक दूसरे में। जैसे लॉक एंड की एक दूसरे में फिट जब होता है तभी वो लॉक उस ताला में लॉक में की को हम इंट्रोड्यूस करते हैं, तभी वहाँ पर ताला खुलता है या लगता है ना। चाबी अगर उस ताले में फिट ना हो तो वो ताला ना खुलेगा ना लगेगा। तो उसी तरह से है कि पहले से ही हमको डिसाइड कर लेना है कि रिएक्टेंट का शेप कैसा है, रिएक्टेंट के एक्टिव साइट का शेप कैसा है, ठीक है, और एंजाइम का एक्टिव साइट का शेप कैसा है, दोनों एक दूसरे में सेट कर रहा है कि नहीं। सेट अगर कर रहा है तब तो यहाँ पर एडजॉर्प्शन होगा, केमिसॉर्प्शन होगा, तभी तो रिएक्शन आगे बढ़ेगा, नहीं होगा तो नहीं। इसको हम लोग बोलते हैं लॉक एंड की मॉडल। दूसरा है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इंड्यूस्ड फिट मॉडल, इंड्यूस्ड फिट मॉडल के हिसाब से क्या कहता है कि बहुत सारा रिएक्टेंट में कुछ कैपेबिलिटी है, स्पेशल कैपेबिलिटी है, वो जब जाता है एंजाइम के सरफेस के ऊपर तो उसका जो शेप है ना वो अपने रिएक्टेंट के एक्टिव साइट के शेप के हिसाब से उसको ढाल देता है। मतलब इट विल मॉडिफाई द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। एंजाइम का जो एक्टिव साइट का जो शेप है उसको रिएक्टेंट अपने शेप के हिसाब से उसको मॉडिफाई कर देता है और फिर वो लॉक एंड की मॉडल के जैसा ही सेट कर देता है। लॉक एंड की मॉडल के जैसा ही, मतलब चाबी जो है, चाबी क्या है, रिएक्टेंट, चाबी क्या है, रिएक्टेंट, और ताला क्या है, ताला क्या है, ताला को हम मानते हैं, ताला को अगर हम मान लें एंजाइम और चाबी को मान लें रिएक्टेंट। तो एक तो ये हो गया कि ये चाबी जो है उस ताले के हिसाब से बना हुआ होगा। दूसरा क्या होता है कि ऐसा भी कुछ दुनिया में चाबी है जो ताला के पास जाएगा और ताले का जो एक्टिव साइट है उसके शेप को अपने हिसाब से चेंज कर लेगा ताकि उसमें वो चाबी काम करने लगे, ताला को खोल सके, ताला को बंद करे। और नॉर्मल लाइफ में तो ताला ऐसा होता नहीं है, नॉर्मल लाइफ में ताला ऐसा होता नहीं है। मास्टर की कोई बोलता है ना, तो हो सकता है वो उसी मेथड से होता हो, बोलता है मास्टर की से सारे ताले खुल जाते हैं, तो शायद मास्टर की वही हुआ। इंड्यूस्ड फिट मॉडल का एग्जांपल हो सकता है मास्टर की से, मतलब वो कोई भी ताला खोल देता है, मास्टर की से बोलता है कोई भी ताला खुल जाता है। हम तो देखे नहीं है, सिर्फ सुने हैं, तो हो सकता है वो मास्टर की को हम मान सकते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो किसी भी ताले को खोल सके। तो यहाँ पर भी क्या होगा, वही मास्टर की मॉडल वाला चल गया, मास्टर की हो गया कि आया रिएक्टेंट और एंजाइम का जो एक्टिव साइट है उसके शेप को मॉडिफाई कर दिया, है ना। रिएक्टेंट कम गेट इंटरेक्ट विद द एंजाइम एंड इट विल चेंज द शेप ऑफ द एक्टिव साइट्स ऑफ द एंजाइम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू इट्स शेप, है ना, रिएक्टेंट के शेप के हिसाब से, है ना। अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द रिएक्टेंट, दिस रिएक्टेंट हैज गॉट अ कैपेबिलिटी टू चेंज द शेप ऑफ द एंजाइम accordingly, and then it will get in fit into it, and then the adsorption will take place, physical adsorption, chemical adsorption, and then the reaction will move further, reaction will proceed. Okay, so like that, this is called induced fit model. So lock and key model and induced fit model, these two models I have discussed with you. Both the model more or less same,
more or less same. In one case, in lock and key model, we already assume that catalyst and reactant has got a fitting shape, And in case of induced fit model, what we say, you don't require to have a fitting shape. But here, reactant has got a capability to modify the shape of the active site of the enzyme to get into a fitting model. Okay, so this is the difference between these two models. Okay, so in this way the catalysis takes place. Okay, so we have finished the enzymes. Now we'll be studying about the application or use of the enzymes. Now the application of एंजाइम्स. ठीक है, तो एप्लीकेशन तो हम लोग बहुत बार पढ़ भी चुके हैं, रिमाइंड कर सकते हैं. एप्लीकेशन दो तरह का होगा. पहला होगा द फर्स्ट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. तो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन मतलब हुआ कि इंडस्ट्री में कौन कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं. कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. जैसे इन ब्रेवरीज, मतलब जानते हो ना, जैसे ब्रेवरीज मतलब हुआ वाइन, बियर, ये सब बनना है ना. इन ब्रेवरीज, दैट इज वाइन, बियर, ये सब का मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग जो है एंजाइम का यूज करते हैं. इसका एग्जांपल हम पहले दे चुके हैं. ठीक है, दूसरा ले सकते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्वीट सिरप. ठीक है ना, स्वीट सिरप बनाने के लिए, यानी ये हो गया फूड प्रोसेसिंग में. तो दूसरा इंडस्ट्री और फूड प्रोसेसिंग में हम इसको यूज करते हैं. तीसरा हम ले सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ चीज. ठीक है, चीज मार्केट में मिलता है बाय कोआगुलेशन ऑफ मिल्क. ये जो है कॉमन एग्जांपल है इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन का. ठीक है, उसके बाद हम लोग दूसरा एप्लीकेशन ले सकते हैं. ये हो गया इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन. Another application we can see. Second one is enzyme deficiency. And disease. ठीक है, अगर हमारे बॉडी में एंजाइम डेफिशिएंसी हो गया तो डिजीज होगा. जैसे कुछ एग्जांपल ले सकते हैं. जैसे हुआ डेफिशिएंसी, और इधर हम लोग लिखते हैं डिजीज. ठीक है, डेफिशिएंसी किसका हो रहा है? डेफिशिएंसी हो रहा है फिनाइल अलानीन का डेफिशिएंसी अगर होता है तो जो डिजीज होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल कीटोन यूरिया. ये ब्रेन से रिलेटेड है, डिजीज है. ठीक है ना, ब्रेन रिलेटेड डिजीज है. और अगर ये और दूसरा जो है रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ होता है ना, रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ चाइल्ड. ठीक है, बच्चों का जो होता है रिटार्डेशन हो जाता है उसके ग्रोथ में. अगर बच्चे लोगों को फिनाइलएलानिन का कमी हो जाए तो उसके ग्रोथ रिटार्डेशन होता है. ठीक है ना, ग्रोथ जो है डिस्टर्ब हो जाता है. दूसरा हम लोग लेते हैं एक एग्जांपल, अगर डेफिशिएंसी हो जाता है टायरोसिन का.
टायरोसिनेज, इसका डिफिशियंसी अगर हो जाता है तो इससे बीमारी कौन सा होता है? इससे बीमारी ये होता है, इससे जो बीमारी होता है वो एल्बुनिज्म, इस बीमारी का नाम है एल्बुनिज्म, ठीक है ना। तो अगर हमको फिनाइल कीटोन यूरिया से बचना है तो हम डॉक्टर क्या करेगा, फिनाइल अलानिन जो है बाहर से सप्लाई करेगा टैबलेट के रूप में, कैप्सूल के रूप में। उसी तरह से अगर एल्बुनिज्म हो गया है तो हमको टायरोसिनेज नाम का जो एंजाइम है वो हमको डॉक्टर लिख के दे देगा, खाएंगे तो फिर इससे छुटकारा धीरे धीरे मिलेगा। तो इस तरीके से बहुत सारा एंजाइम में डेफिशिएंसी है, ये तो सिर्फ 2 ठो हम एग्जाम्पल दे दिए, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अगर हमारे बॉडी में डेफिशिएंसी है किसी एंजाइम का तो उससे हमको डिजीज होता है। तो अगर उस डिजीज से हमको, है ना, इफ वांट टू क्योर दिस डिजीज देन वी हैव टू सप्लाई सच काइंड ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम आउटसाइड, फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स वी हैव टू सप्लाई, or either we have to take the food which can produce phenylalanine or tyrosinase in our body. So we have to take the food intake or specifically such kind of enzymes which brings about or facilitates the chemical reaction in our body to take care these diseases. Okay. So these are the enzyme deficiency and disease. If such enzyme deficiency is found in our body, we will suffer with certain disease, and that is why we will be supplying certain kind of food material or enzyme to take care of these diseases. Okay, to get rid. And the one more application, that is the curing. There is no deficiency, but we have got a disease without any deficiency. Without any deficiency of enzyme, we got a disease. Even then we are supplying so that is called curing of disease. जैसे कि हम लोग हार्ट पेशेंट होता है ना, हार्ट पेशेंट होता है, उसको ब्लड क्लॉट बहुत होता है ना। हार्ट पेशेंट सफर विद द ब्लड क्लॉट. टू रिमूव द ब्लड क्लॉट वी हैव टू सप्लाई एंजाइम दैट इज नोन एज स्ट्रेप्टोकाइनेज, है ना, स्ट्रेप्टोकाइनेज. देयर इज नो streptokinase like material in our body. We don't have streptokinase material like body in our body, but we have to supply the streptokinase. There is no deficiency of streptokinase in our body. Even then we get a blood clot. That means we have to supply the streptokinase. Generally streptokinase is not available in our body, we are supplying it. It's not naturally available in human body or in animal body. Streptokinase is not available, but it is useful to us. So whenever we get a blood clot, particularly the heart patient, if they get the blood clot, we have to supply streptokinase as a medicine. Okay, so we will take a lot of medicine which is not available inside our body, but it helps our body immune system to fight with those problems which is available in our body. So here the streptokinase is the enzyme which fights or which take care of the blood clot. तो क्या हुआ, स्ट्रेप्टोकाइनेज. स्ट्रेप्टोकाइनेज ये क्या करता है, ये डिजॉल्व करता है, टू डिजॉल्व ब्लड क्लॉट. ठीक है, ब्लड क्लॉट रहेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा, इसलिए ब्लड क्लॉट को हटाने के लिए जो है स्ट्रेप्टोकाइनेज. इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है, तो एक एग्जाम्पल दे करके हमने आपको समझा दिया. ठीक है, अब एंजाइम का सबसे लास्ट टॉपिक एक पढ़ लेते हैं. ठीक है, उसके बाद एंजाइम जो है हमारा फिनिश हो जाएगा. ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस. सेफ सेलेक्टिव कैटालाइसिस बाय जियोलाइट्स. एक्चुअली ये जियोलाइट्स क्या है, ये मैन मेड एंजाइम्स है. जियोलाइट्स हमारे बॉडी में होता नहीं है, ये मैन मेड एंजाइम्स है. और हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारा जियोलाइट्स का ज़रूरत है, यानी मैन मेड आर्टिफिशियल एंजाइम्स है जो पर्टिकुलर रिएक्शन को फैसिलिटेट कराता है. सेफ सेलेक्टिव तो वही है जो अभी हम लोग लॉक एंड की मॉडल पढ़े, इंड्यूस्ड फिट मॉडल पढ़े, वही है सेफ सेलेक्टिव.
यानी जिस तरह का रिएक्टेंट का शेप है, जिस तरह का रिएक्टेंट का शेप है उसमें फिट होने वाला कैटलिस्ट बनाते हैं, उसमें फिट होने वाला एंजाइम बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जियोलाइट्स। सो जियोलाइट्स कुछ नहीं, इट इज ए आर्टिफिशियल एंजाइम्स विच इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग. It is made in such a way that it will get fit over the reactant. So we will be making these zeolites, which is nothing but artificial enzymes. It is artificial enzyme, it is not available in nature, and zeolites are not a natural thing, it is prepared in laboratory only. It is not available within a human being, it is not available in animal, it is not available in plant body, so it is not available in living thing. It is made artificially in the laboratory and it will act as an enzyme. It is a shape selective, so by taking the lock and key model, so in that way first we have to study the shape of the reactant, what is the active site of the shape of the reactant, and accordingly we have to prepare a shape so that that reactant can get fit into these zeolites. So zeolites is nothing but it's a enzymes only, okay, but it is prepared artificially, it is not a natural product, okay. So कैटलिस्ट ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करते हैं कि हम लोग जो आर्टिफिशियल एंजाइम्स बनाते हैं और उस आर्टिफिशियल एंजाइम्स का जो शेप होता है वो ऐसा बनाते हैं जो जिसके ऊपर रिएक्टेंट का जो शेप है वो फिट हो जाए, ठीक है ना, और उसी को हम लोग जियोलाइट्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरा एक और पॉइंट है ऑटो कैटालाइसिस का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी एंजाइम्स का यूज नहीं किया गया, ना ही कैटलिस्ट का यूज किया गया। ऑटो कैटालाइसिस का मतलब ये होता है कि इसमें ना तो एंजाइम का यूज है ना ही कैटलिस्ट का यूज है। तो क्या होता है कि रिएक्शन स्टार्ट होता है, इनिशियली रिएक्शन बहुत ही स्लो होता है और अचानक जो है फास्ट हो जाता है थोड़ा देर के बाद। कैसे फास्ट हो जाता है, होता क्या है, जब रिएक्शन होता है ना उसमें प्रोडक्ट बनता है तो उसमें से कोई एक प्रोडक्ट जो है start acting like a catalyst, and that is why the later on reaction become faster. So during the chemical reaction, if one of the product formed during this reaction acts like a catalyst or enzyme, and then the reaction become faster as comparison to the initial rate of reaction, then such type of catalysis is known as autocatalysis. So autocatalysis is a process in which during the process of reaction a catalyst got formed and that catalyst modify the rate of reaction, alter the rate of reaction, and such a kind of process is known as autocatalysis, ठीक है। इसका एग्जाम्पल हम दे देते हैं टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, टाइट्रेशन ऑफ ऑक्सैलिक एसिड है ना, ऑक्सैलिक एसिड। इसका जो ऑक्सैलिक एसिड होता है इसका टाइट्रेशन हम कराते हैं KMnO4 से, ठीक है। ये ऑक्सैलिक एसिड है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं KMnO4 से, हाँ। ये पर्पल कलर होता है, पर्पल कलर का होता है, प्रैक्टिकल भी है तुम्हारा। इसका ये प्रैक्टिकल है 12 के, है ना, 12 में ये प्रैक्टिकल भी है, टाइट्रेशन में देखना, भेजे भी हैं तुम लोगों को क्वेश्चन तो देख लेना, ठीक है। पर्पल कलर, अब जब इस दोनों में रिएक्शन होता है तो बनता है K2SO4 पोटेशियम सल्फेट, उसके बाद MnSO4 H2O और CO2, यही रिएक्शन होता है, यही रिएक्शन है इनिशियली। जो अब इस रिएक्शन में क्या होता है, ये जो पर्पल कलर होता है ये वेनिश होता है। रिएक्शन में क्या होता है, कलर जो है वेनिश, कलर वेनिसेस, कलर ये जो पर्पल कलर है ना ये गायब होता है। पर्पल कलर जो होता है, पर्पल कलर है, जैसे ये सब पड़ता है तो पिंक हो जाता है, उसके बाद ये कलर जो है वेनिश हो जाता है,
तो कलर जो वेनिश होता है ना शुरुआत में, इनिशियली व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट्स द फेडिंग ऑफ कलर इज वेरी स्लो, है ना. व्हेन द रिएक्शन स्टार्ट्स इनिशियली, व्हेन वी गेट इंटरेक्शन, वी मेक दिस ingredient to interact with one another initially, at that time the fading of color takes place very slow. Fading of color takes place very slow initially, but as the reaction proceeds the fading of color become many-fold faster. मतलब कलर जो है बाद में बहुत तेजी से गायब होने लगता है, मतलब रिएक्शन फास्ट हो गया. What is the reason? What happens initially? There is no this MnSO4. The catalyst here, this Mn2 plus, है ना, this MnSO4, it produces Mn2 plus. This Mn2 plus ion acts as a catalyst later on. This acts as a catalyst, okay, later on. So initially there is no MnSO4, so there is no presence of Mn2 plus ion. That's why reaction takes place with a normal rate of reaction, and that is why color vanishes, but with a slow pace. Okay, but once the MnSO4 is formed, it provides Mn2 plus ion, and this Mn2 plus ion acts as a catalyst here and increases the rate of reaction, and that is why you find later on there is a manifold change in the rate of reaction, and that is why the vanishing of color become much faster as compared to the initial rate of reaction. Clear? मतलब क्या होता है कि शुरू में जो ये कलर है वो धीरे धीरे वैनिश होता है, लेकिन जैसे ही MnSO4 बनता है तो Mn2 प्लस कैटलिस्ट का काम करता है, और इसीलिए बाद में जो ये कलर का जो वैनिश हो रहा है, कलर जो गायब हो रहा है, वो फास्ट हो जाता है, यानी रिएक्शन फास्ट होने लगा, इसलिए कलर जो है फास्टर पेस से गायब होने लगा. ओके, सो इन दिस वे वी आर फिनिशिंग द एंजाइम टुडे. ओके, नेक्स्ट वी विल बी स्टडिंग अबाउट द कोलाइड्स. ओके, बाय.